हाय फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है डेफिनेशन ऑफ ओबी पे। जो ओबी मतलब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। जो लास्ट हमारी वीडियो रही है वो रही है ओबी के मीनिंग के बारे में कि ओबी एक्चुअल में होता क्या है। तो आज हम करेंगे इसकी डेफिनेशन। तो पहली डेफिनेशन जो इसकी दी है वो दी है सर डेविस एंड न्यूस्टैम ने। तो चलिए लिखते हैं। According to Davis and Newstrom, organizational behavior is the study and application of knowledge about how people act within organization। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन दी है ये हमें दी है सर डेविस ने एंड न्यूस्टैम ने। तो इनके अनुसार ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है। इनके अनुसार ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक स्टडी है और उस स्टडी को या नॉलेज को अप्लाई करके ये देखना है कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे एक्ट करता है। मतलब कि ऐसी उन्होंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है। एक ऐसी स्टडी या उस नॉलेज, जो स्टडी से हमें नॉलेज मिली है, उसको ऐसे रियल में अप्लाई करना कि हमें पता चले कि पीपल जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए कैसे एक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। सो दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो ये तो थी हमारी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की फर्स्ट डेफिनेशन। आप इसे लिख सकते हैं, नहीं तो इसकी जगह एक और भी सेकेंड डेफिनेशन है जो कि हमें दी है सर फ्रेड लुथेंस ने। तो चलिए वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रेड लुथेंस, organizational behavior is directly concerned with the understanding, prediction and control of human behavior in the organization। हाँ जी, तो अब जो ये सेकंड हमें डेफिनेशन दी है, ये दी है हमें सर फ्रेड लुथेंस ने। इन्होंने क्या बताया कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर डायरेक्टली किससे संबंध रखता है। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना, प्रेडिक्शन मतलब भविष्यवाणी, एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है ये डायरेक्टली संबंध रखता है कि कैसे समझना, कैसे मतलब उसके बारे में फ्यूचर के लिए जानना कि कैसे कोई बंदा ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव करेगा। इस चीज़ को समझना,
इसके बारे में फ्यूचर में पता लगाना कि अगर फ्यूचर में हम कोई पॉलिसी चेंज करते हैं तो ये चेंज आ सकता है हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बिहेवियर में, एंड उनके बिहेवियर को या उस वक्त जो उनका रिएक्शन होगा उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे। जो चीज़ें इनसे डील करती हैं, जो इससे स्टडी डील करते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो अगर आपको डेफिनेशंस आती हैं एग्ज़ाम में तो आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन 2 डेफिनेशन में से जो भी आपको ईजी लगती है, अच्छी लगती है, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, तो आप उस डेफिनेशन को आप लिख सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू द फीचर्स एंड नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो चलिए अब हम इसके फीचर्स के बारे में देखेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हो फीचर या फिर नेचर या फिर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओबी। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए, इन सब का आंसर एक ही होगा। अगर वो पूछ ले फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इन सब का जो भी आंसर होगा वो सिर्फ एक ही रहेगा, जो कि हम अब करने जा रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो ओबी है उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, मतलब जैसे कि उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, या फिर आप बता सकते हो कि इसमें ये चीज़ें होती हैं, मतलब जिससे हमें पता लग जाए कि ये ओबी की चीज़ें हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर किन किन चीज़ों से बनता है उसे भी हम फीचर्स बोल सकते हैं, नेचर बोल सकते हैं, या उसका करेक्टर्स बोल सकते हैं ओबी के, ठीक है। तो पहले जो सबसे पहले इसका आता है वो है, चलिए हम पहले इसका डायग्राम बना लें, ये डायग्राम से अच्छे तरीके से हम इसे समझ पाएंगे। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास इसका पॉइंट है, इसका फीचर है, वो है ओबी इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी। सिस्टमैटिक स्टडी कि ओबी क्या है, एक सिस्टमैटिक स्टडी है। इस पर हम डिटेल में बाद में जाएंगे, पहले हम इसके पॉइंट लिख देते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में आ जाए तो आप इसका ऐसे डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हो सब्जेक्ट मैटर ऑफ ओबी, कि ओबी का सब्जेक्ट मैटर क्या है, ठीक है। और इसमें बाद में आता है हमारा थर्ड पॉइंट, ओबी इज एप्लीकेशन ओरिएंटेड। फोर्थ पॉइंट, ओबी इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। फिफ्थ पॉइंट, ओबी इज मल्टी डिसिप्लिनरी। और यहाँ पे सिक्स पॉइंट, ओबी इज अ वे ऑफ थिंकिंग। सेवेंथ, OB is part of management. Point. OB is change oriented. 9. OB leads with explanation
10 point. He is new field of study. 11th one. 3 level study. देखिए मेरे पास वहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, लेकिन आपको उनके साथ ही लिखना पड़ेगा. OB is a normative science. ये इसका 12th feature है. After 11th feature, this is its 12th feature, and now next 30th feature of this is OB is an optimistic approach. 14th, it is both science as well as art. And last 15th, OB has universal application. तो टोटल 15 फीचर्स हैं OB के. तो इसे आपको एक डायग्राम की फॉर्म में लिखना है, लेकिन मेरे पास वहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिए. लेकिन आपको फीचर्स ऐसे हेडिंग दे के ऐसे डायग्राम बना के सारे इसके फीचर्स मेंशन करने हैं, एंड देन हम इसकी डिटेल में जाएंगे. तो पहले तो ये देखो कि आज हमने डेफिनेशन देखी है और देखिए कि फ़ीचर्स क्या क्या होते हैं OB के. तो चलिए हम डिटेल में जाने वाले हैं. फ़ीचर्स जो थे OB के उनको अब हम डिटेल में करेंगे. पहले तो हमने जस्ट उनके पॉइंट्स ही लिखे थे, लेकिन अब हम डिटेल में जाने वाले हैं. तो पहला जो हमने फीचर लिखा था वो लिखा था OB इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी, है ना. अब इसका मतलब क्या हुआ भाई सिस्टमैटिक स्टडी का? OB इज अ सिस्टमैटिक स्टडी. देखिए जो OB है ना ये एक सिस्टमैटिक स्टडी है, मतलब कि हमें स्टेप बाय स्टेप इसमें चलते हैं और अपने कंक्लूज़न पे पहुंचते हैं. जैसे कि मान लो कि जैसे हम किसी को जुकाम हो गया, कोई बोलेगा कि आप बारिश में घूम रहे थे, कोई बोलेगा कपड़े अच्छे से नहीं पहने होंगे, कोई बोला होगा उल्टा सीधा खाया पिया होगा, या फिर कई लोग कई रीजंस देंगे. लेकिन OB में हम ये नहीं सोच सकते कि कोई बंदा कैसे बिहेव कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी उसका कारण हो सकता है. नहीं, जैसे कि हमने कोई पॉलिसी चेंज की है तो उसकी हम देखेंगे कि कौन सा बंदा उस पॉलिसी पे कैसे रिएक्ट कर रहा है. तो स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे. पहले तो अपना जो डाटा है वो सारा एनालाइज करेंगे, उसके बाद देखेंगे, डाटा पहले कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसे अच्छे से क्लासीफाई करेंगे. जैसे कि हमने कोई पॉलिसी बनाई और वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट की, मतलब लागू की. उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे बंदे हैं जो कि चेंज को जल्दी एक्सेप्ट करते हैं वो इस पॉलिसी पे ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं. जो दूसरा थोड़ा सा मतलब लो रैंक का बंदा है वो इस पॉलिसी को थोड़ा रेसिस्ट कर रहा है, मतलब कि उसका विरोध कर रहा है न्यू पॉलिसी का, है ना. तो स्टेप बाय स्टेप जाके कि हमें पता लगेगा कि 93% जो बंदे हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, न्यू पॉलिसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, सिर्फ 4% नहीं कर रहे. तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाके हमें पता चलेगा कि ये बंदे ये पॉलिसी पसंद कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे. अगर ये पॉलिसी पसंद कर रहे हैं तो किन कारणों से कर रहे हैं, और अगर ये पॉलिसी पसंद नहीं करते तो किन कारणों से नहीं कर रहे हैं. तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाके हमें पता लगेगा कि कौन सा बंदा कैसे रिएक्ट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, तो ये क्या है OB यहाँ पे एक सिस्टमेटिक स्टडी है. कोई ये तुक्का नहीं लगा दिया या फिर कोई ये नहीं है कि अपने मन से कुछ भी सोच लिया और वही इसका रीज़न निकलेगा. नहीं, इस पर हम स्टेप्स फॉलो करते हैं और फाइनली अपने कंक्लूज़न पे पहुँचते हैं. जो भी हमारा रिज़ल्ट होता है हम उस पर पहुँचते हैं, तो हमें पता लगता है कि कौन सा बंदा कैसे रिएक्ट कर रहा है, और ऐसे जो रिएक्शंस हो रहे हैं या बिहेवियर है ह्यूमन बींग्स का ऑर्गेनाइजेशन में किन कारणों की वजह से है, और उन कारणों को हम कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं ताकि अच्छे से वो लोग बिहेव करिए, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अच्छे से अचीव हो पाए, है ना. तो इससे हमें पता चलता है कि सिस्टमेटिक स्टडी में
कि पहले तो हम देखते हैं कोज और फिर इफेक्ट। कोई बंदा ऑर्गेनाइजेशन में कैसे रिएक्ट कर रहा है और उसके ऐसे रिएक्शन के पीछे कारण क्या है, किस कारण से वो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे रिएक्ट कर रहा है और ऐसे रिएक्ट करने की वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। अब समझ में आए? जैसे कि कोई भी बंदा है, वो ऑर्गेनाइजेशन में इतने पैसे पे काम तो कर रहा है लेकिन मन से नहीं कर रहा, तो उसके पीछे हम कारण जानेंगे क्यों वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है, क्यों वो उसका बिहेवियर काम के प्रति अच्छा नहीं है। कॉज मतलब किस कारण की वजह से, जैसे कि उसे कम सैलरी मिल रही है और उसके ऐसे बिहेवियर का हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है कि वो काम अच्छे से नहीं कर रहा, तो जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है वो अच्छे से अचीव नहीं हो पा रहे। तो कारण और इफेक्ट, कॉज और इफेक्ट, जहाँ पे इन दो चीज़ों का कोरिलेशन हो, जहाँ पे इन दो चीज़ों की बात हो, उसका मतलब सिस्टमैटिक स्टडी। स्टेप बाय स्टेप जाके हमें पता चलेगा किसी भी बंदे के बिहेवियर के पीछे क्या कारण है और उसका हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या इफेक्ट है। तो अगर हम ये हेडिंग ऐसे डालते हैं तो हम इसका क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं OB इज सिस्टमैटिक study in which the relationship of cause and effect is sought to be understood। OB एक ऐसी सिस्टमैटिक स्टडी है जिसमें हम कॉज एंड इफेक्ट के बीच का रिलेशनशिप पता करते हैं और उसे समझ पाते हैं। OB is a systematic study in which relationship of cause and effect is sought to be understood। मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक ऐसी सिस्टमैटिक स्टडी है जिसपे हम कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप जान सकते हैं। हमें पता चलता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किस कारणों की वजह से कोई बंदे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और उसका हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। सेकंड है हमारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ OB। हाँ जी, तो हमारी OB का सब्जेक्ट मैटर क्या है? OB में किन पे स्टडी की जाती है, किन चीज़ों की स्टडी की जाती है? ह्यूमन बींग्स की, है ना। अब ये OB जो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये किसी इमारत पे या फिर किसी बिल्डिंग की तो स्टडी हो नहीं सकती। इसमें हम क्या किन की स्टडी करते हैं? ह्यूमन रिसोर्स की स्टडी करते हैं, जिसमें कि हम इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, टेक्निक एंड एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं। किन किन चीज़ों की हम इसमें स्टडी करते हैं? अंडर OB the study is primarily related to individual, group, organizational structure, technique and environment। The effect of business environment on the behavior of people is carefully observed। सब्जेक्ट मैटर क्या है इसमें OB का?
इसमें हम जो स्टडी करते हैं वो करते हैं किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर की, या एक से ज़्यादा बंदों का जो ग्रुप है उनकी स्टडी करते हैं कि वो ग्रुप में कैसे बिहेव करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे कि होता है ना कि सबसे पहले टॉप रैंक के ऑफिसर हमारे मैनेजर्स आते हैं, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, उसके बाद हमारे जनरल मैनेजर्स आते हैं, सीईओज आते हैं, फिर डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आते हैं। तो वो स्ट्रक्चर कैसा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद टेक्निक कि हम टेक्निक्स कैसी यूज़ कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन पे, और ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट कैसा है, मतलब जैसे भी हो पर्सन जो है वो कैसे बिहेव कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए। इन सब चीज़ों की हम स्टडी करते हैं और देखते हैं कि जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है उसका हम लोगों के बिहेवियर पे क्या असर हो रहा है, और उसको हम केयरफुली ऑब्ज़र्व करते हैं। तो यही इसका सब्जेक्ट मैटर है ओबी का, कि इसमें हम ह्यूमन रिसोर्स के बिहेवियर की स्टडी करते हैं कि एक बंदा कैसे बिहेव करता है, ग्रुप में एक बंदे कैसे बिहेव करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, टेक्निक एंड इन्वायरमेंट, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं अंडर द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है ओबी इज एप्लीकेशन ओरिएंटेड। तो इसमें क्या है, ओबी हेल्प्स अस टू possess such techniques which helps us to enhance the efficiency and effectiveness of the organization। जो ओबी है ये सिर्फ एक स्टडी नहीं है, ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड भी है। ये हमें हेल्प करता है ऐसी टेक्निक्स को यूज़ करने में जिससे हम लोगों के जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स या एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर को अच्छे से कंट्रोल कर पाएँ, ताकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी है और इफ़ेक्टिवनेस है वो इंक्रीज़ हो। ठीक है, अब इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो है ओबी इज़ अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। Under the study of OB, we come to know about the तो ओबी क्या है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है कि ओबी की स्टडी के अंदर हमें ये पता चलता है स्टडी करते हुए कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ है उनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, कि वो कैसे अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए। ठीक है, तो यही इसका पॉइंट बनता है ओबी से परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की स्टडी करते हुए हमें पता चलता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है ऑर्गेनाइजेशन में, कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में या फिर नहीं कर रहे हैं। उसके आगे है ओबी इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी।
sorry, never use words. अच्छा, यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब ये है कि कोई एक सब्जेक्ट की स्टडी नहीं है, मतलब इसमें कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्टडी नहीं किया जाता, काफ़ी सारे सब्जेक्ट को मिला के ये एक सब्जेक्ट बना है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसमें हम देखो ना, एक तो साइकोलॉजी कि कोई बंदा कैसे बिहेव कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी साइकी क्या है इसके पीछे, उसकी सोच क्या है इसके पीछे, तो उसकी स्टडी करते हैं। तो एक तो इसमें साइकोलॉजी आ गई। दूसरी बात कि एक सोसाइटी में जो पर्टिकुलर सोसाइटी है वहाँ के बंदे कैसे बिहेव कर रहे हैं, जैसे कि हमारे इंडियन सोसाइटी है, तो इंडियन सोसाइटी में कई ऐसे ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, या एक ऐसी सोच है, जैसे कि हमें पता है मेनली जो हमारी इंडियन सोसाइटी है वो मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है। तो इसमें क्या पता चलता है हमें कि एक सोसाइटी में कैसे बंदे रहते हैं और उनकी सोच क्या है, उनका नज़रिया क्या है ना। तो इसमें सोशियोलॉजी भी आ गई, और इसमें फिर एंथ्रोपोलॉजी आती है, पॉलिटिकल साइंस आती है। तो इसमें काफ़ी सारे मतलब सब्जेक्ट को बना के ना फिर एक हमारी वो सब्जेक्ट बना है जिसको हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो इसमें हम ले सकते हैं साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एक्सेट्रा have all contributed to the present status of OB। तो OB किसी एक डिसिप्लिन मतलब किसी एक सब्जेक्ट से नहीं बना हुआ, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट मिलके एक OB बनाया गया है, जिसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की स्टडी जो है उसे इंक्लूड किया गया है। OB के जितने भी टेक्निक्स बने हुए हैं, OB के जितने भी मॉडल्स बने हुए हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बेस नहीं है, उसमें कई तरह की स्टडीज़ को बेस बनाया गया है, कई तरह के सब्जेक्ट यूज़ करके फिर OB के मॉडल्स और टेक्निक्स को बनाया गया है। ठीक है, तो क्या हुआ, OB जो है वो यूनिडिसिप्लिनरी नहीं है बल्कि मल्टी डिसिप्लिनरी है, मतलब इसमें कई सारे सब्जेक्ट को यूज़ करके फिर एक सब्जेक्ट बनाया ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर OB। 6 जो हमारा पॉइंट था वो है OB इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग। तो OB क्या है, एक सोचने का तरीका है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं उनके सोचने का ढंग क्या है, वो किस तरह से सोचते हैं, उनका नज़रिया हमारी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि OB में हमें ये पता चलता है कि कोई भी बंदा या जो हमारे एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे देखते हैं, उनके सोचने का तरीका क्या है, या फिर उनका नज़रिया कैसा है उनके काम के प्रति, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। तो क्या लिख सकते हैं हम, अंडर OB we actually come to know about actually think and what is their thinking about organization and about their work। तो जो हमारा 7th पॉइंट था, तो इसमें तो यही था कि OB हमें ये बताता है कि लोगों की एक्चुअली सोचने का तरीका क्या है,
उनका अपने काम के प्रति और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कैसा नज़रिया है। तो जो 7th पॉइंट है हमारा नेक्स्ट वो है ओबी इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। हाँ जी, तो ओबी मैनेजमेंट का पार्ट है। कैसे? जी हाँ, ओबी मैनेजमेंट का पार्ट है। अब कैसे है ये देखिए, जो मैनेजमेंट डिसीजंस लेती है वो इम्प्लीमेंट किन लोगों पे होते हैं? ह्यूमन रिसोर्स पे होते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ पे होते हैं, है ना। तो जो मैनेजमेंट में ओबी फिर कैसे हिस्सा हुआ, ओबी ये देखते हैं कि कोई बंदे कैसे, एम्प्लॉयज़ जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो कैसे, उनका बिहेवियर क्या है ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए, है ना। तो जो हर कोई मैनेजर है वो देखेगा कि उनके एम्प्लॉयज़ कैसे काम कर रहे हैं, उनका बिहेवियर क्या है उनके काम के प्रति, तो वो वैसे ही डिसीजंस लेंगे ताकि उन्हें रेसिस्टेंस ना झेलनी पड़े अपने एम्प्लॉयज़ की। मतलब कहीं वो ये मान लीजिए कि जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनका ऑब्जेक्टिव है, उनका उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की नौकरी प्राप्त करना, है ना। तो अगर वो ये कह दें कि हम काम तो आपसे 12 घंटे करवाएंगे लेकिन आपको जो सैलरी है वो 2000 देंगे, तो जो एम्प्लॉयज़ है कोई वहाँ पे काम करेगा नहीं ना। तो इसी प्रकार से जो मैनेजमेंट है वो ऐसे डिसीज़न लेगी ताकि जो लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन के, वो उनके बिहेवियर को समझते हुए, उनकी सोच को ध्यान में रखते हुए ही अच्छे से अच्छे डिसीजंस लेगी ताकि ऑर्गेनाइजेशन में वो अच्छे से बिहेव करें, अच्छे से काम करें, ताकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो इंक्रीज़ हो। ठीक है, तो इसलिए ये पार्ट है मैनेजमेंट का, क्योंकि हर मैनेजर ओबी की स्टडी करता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी करता है ताकि वो अच्छे से अच्छे डिसीजंस ले सके और जो लोग हैं उनके बिहेवियर को भी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो यही इसके बारे में ऑलमोस्ट है। तो इसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव्स can't be achieved without human resource, therefore it is important for each and every manager to have knowledge of OB, so thus OB becomes integral part of management. हाँ जी, तो इसमें वो बता रहे हैं कि ओबी जो है वो मैनेजमेंट का एक पार्ट है। कैसे है? क्योंकि हर मैनेजर को ओबी की नॉलेज होती है, क्योंकि उसने ही आगे अपने एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करना होता है, मैनेज करना होता है और अच्छे से अच्छे डिसीजंस ले ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से अचीव हो पाए। इसलिए उनको ऑर्गेनाइजेशन की बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी करनी पड़ती है। तो इस तरह से ओबी जो है वो एक अच्छा मतलब पार्ट है मैनेजमेंट का, क्योंकि ओबी के बिना हम लोगों को संभाल नहीं पाएंगे और लोगों के जब तक हम बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तब तक हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होंगे। तो इस तरह से जो ओबी है ये एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है मैनेजमेंट का। ठीक है, अब इसका जो 8th पॉइंट है वह है ओबी इज चेंज ओरिएंटेड। हाँ, जब ओबी चेंज ओरिएंटेड कैसे है? ओबियसली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो चेंज ओरिएंटेड है, क्योंकि टाइम पे बिजनेस में चेंज आते रहते हैं, पॉलिसीज़ चेंज करनी पड़ती है, बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। तो एनवायरनमेंट जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज होगा या कोई पॉलिसी चेंज होगी तो ओबियसली जो लोग उसमें काम कर रहे हैं उनका बिहेवियर भी चेंज होगा। तो उसी बिहेवियर को तो हम स्टडी करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर फिर हुआ ना चेंज ओरिएंटेड, कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या स्टडी करता है कि जो चेंज आया है और एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनके बिहेवियर में जो चेंज आया है
उसको स्टडी करना, ठीक है। टू स्टडी द चेंज ऑफ बिहेवियर इन द एम्प्लॉयज बिहेवियर विद द चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, अंडर ओबी वी स्टडी द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज या फिर आप लिख सकते हो ह्यूमन रिसोर्स with the change in the business environment or policies within the organization। तो ओबी क्या है, चेंज ओरिएंटेड है कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आने पे या किसी पॉलिसी के चेंज आने पे लोगों के बिहेवियर में जो चेंज आता है उसके बारे में स्टडी करना, और सिर्फ स्टडी करना ही नहीं, उसको कंट्रोल करना, उसको प्रिडिक्ट करना भी। 9 पॉइंट, ओबी इज रिलेटेड विद एक्सप्लेनेशन। हाँ जी, इसमें बताया गया कि जो ओबी है वो एक्सप्लेनेशन के साथ रिलेट करता है। अब कौन सी एक्सप्लेनेशन के साथ रिलेट करता है, तो इसमें आएगा ओबी इज रिलेटेड विथ एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो इसमें बताया गया ओबी किन चीज़ों के साथ रिलेट करता है, कौन सी एक्सप्लेनेशन के साथ रिलेट करता है। प्रिडिक्शन मतलब भविष्यवाणी करना कि अगर कोई बंदा अब ऐसे बिहेव कर रहा है कि अगर कल को हम पॉलिसी चेंज करेंगे तो हो सकता है कि वो ऐसे फिर से बिहेव करे, तो उसके बारे में अनुमान लगाना, ठीक है। एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ऑब्वियसली कि हमें ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो अच्छे से अचीव हो पाएंगे। तो क्या है, ओबी इज जस्ट स्टडी और रिलेटेड विद एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। तो ये तो पॉइंट आई थिंक आप सबको क्लियर होगा कि इसमें प्रेडिक्शन की जाती है ह्यूमन बिहेवियर की, उसकी स्टडी की जाती है और ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल किया जाता है ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अच्छे से अचीव कर पाएँ। तो उसके बाद है ओबी इज़ ए न्यू फील्ड ऑफ स्टडी, न्यू पॉइंट। हाँ जी, तो ये बात तो क्लियर ही है कि जो ओबी है ये एक न्यू फील्ड ऑफ स्टडी है, एक नया सब्जेक्ट है। ये तो है नहीं कि सदियों से चलता आ रहा है, नहीं। जैसे जैसे कि हमारे बिज़नेस जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, बिज़नेस की नेचर ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही है, ह्यूमन रिसोर्स को हम एक बहुत अच्छा एसेट मानना शुरू हो गए हैं। पहले ह्यूमन रिसोर्स को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी, लेकिन आज उसे ज़्यादा एक बहुत ही अच्छा हम एसेट मानते हैं बिज़नेस का। तो इसके हिसाब से जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है ये एक न्यू टेक्निक है। तो हम लिख सकते हैं ओबी इज़ ए न्यू फील्ड ऑफ स्टडी एंड इट्स पॉपुलैरिटी इज कॉन्स्टेंटली on the rise since 1950। कि जो ओबी है ये एक न्यू फील्ड ऑफ स्टडी है और 1950 से ये पॉपुलर हुआ है सब्जेक्ट, ठीक है। 11th पॉइंट है ओबी हैज़ 3 लेवल स्टडी। ओबी पे जो हम स्टडी करते हैं किसी ह्यूमन बीइंग की वो 3 लेवल्स पे करते हैं,
ठीक है। वी स्टडी human behavior under organizational behavior on 3 levels. First, इंडिविजुअल लेवल। पहले तो हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं कि कोई बंदा कैसे बिहेव कर रहा है। हर एक बंदे के बिहेवियर को इसमें देखा जाएगा। कोई बंदा ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बिहेव कर रहा है, उसका उसके काम के प्रति और ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कैसा नज़रिया है। सेकंड, ग्रुप लेवल, कि कोई बंदा अगर उसे ग्रुप में काम दिया जाए, ग्रुप वर्क दिया जाए, तो टीम में वो एज ए टीम मेंबर कैसे काम करेगा। आप देखते होंगे जब आप इंडिविजुअल काम करते हो तो आपका बिहेवियर अलग होता है। जैसे ही आपको एक ग्रुप में कैप्टन बना दिया जाए या कोई अच्छी पोजीशन दे दी जाए, तो आपका जो बिहेवियर है काम करने का वो चेंज हो जाएगा। आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, आपके बिहेवियर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शो होगी, है ना। तो पहले हम इंडिविजुअल लेवल पे हर एक बंदे का वो देखते हैं, बिहेवियर स्टडी करेंगे। उसके बाद ग्रुप लेवल पे स्टडी करते हैं, ग्रुप में जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं या ह्यूमन रिसोर्स हैं वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। एंड थर्ड वन, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, कि एक पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाएगा कि इसका जो ह्यूमन रिसोर्स है, इसकी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कैसे बिहेव कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसमें हम देखते हैं कि 3 लेवल पे स्टडी होती है, इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। उसके बाद है हमारा कौन सा पॉइंट है ये, 12th पॉइंट, OB इज ए नॉर्मेटिव साइंस। अभी यहाँ पे एक ही पंगा आ रहा होगा कि ये नॉर्मेटिव चीज़ क्या होती है ना। नॉर्म्स, समथिंग विच रिलेट्स टू नॉर्म्स, एथिक्स। नॉर्मेटिव मतलब कि नैतिकता के तौर पे क्या होना चाहिए। एक तो होता है ना कि चलो ये प्रिंसिपल्स बता दिए, इन प्रिंसिपल्स के हिसाब से ये होगा, ये होना चाहिए, लेकिन नॉर्मेटिव ये नहीं होता। नॉर्मेटिव होता है कि जो सोसाइटी के भले के लिए अच्छा हो, कुछ ऐसा होना। तो इसमें जो OB है ये नॉर्मेटिव है। नॉर्म्स मतलब जो आदर्श होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं सोसाइटी के, उसके साथ मैच करे, ये एक वैसी साइंस है। ये नॉर्मेटिव ये नहीं बताता कि ये होगा, ये बताना चाहते हैं। नॉर्मेटिव साइंस ये बताती है कि ऐसा होना चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हमारे नॉर्मेटिव कई फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, जैसे कि अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, अपना आसपास साफ़ सुथरा रखें, सबकी हेल्प करें, टाइम पे पहुँचे, हमें बड़ों की आदर करना चाहिए, है ना। तो ये नॉर्मेटिव है। ये सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए एक नैतिक रूल्स बनाए गए हैं, प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, नॉर्म्स बनाए गए हैं, जिन्हें कि हम नॉर्मेटिव बोलते हैं। व्हाट ऑट टू बी, इट रिलेट्स विथ नॉर्मेटिव वर्ड, इट रिलेट्स विथ व्हाट ought to be, कि क्या होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ क्या होगा। ठीक है, क्या होना चाहिए कि जो हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, नॉर्मेटिव मतलब जो हमारे नॉर्म्स के साथ रिलेट हो, व्हाट ought to be। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं द नेचर ऑफ OB is to find out the way to ensure ideal behavior। ठीक है, तो इसमें हम क्या इंश्योर करना चाहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर की स्टडी के थ्रू, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी बंदे का बिहेवियर है वो आइडियल हो, सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा हो, एक दूसरे के प्रति वो अच्छे से बिहेव करें, इज्जत करें, अपने काम को अच्छे से करें। ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहें। तो इस पर हम लिख सकते हैं OB इज़ अ नॉर्मेटिव साइंस
which is usually used to ensure ideal behavior of employees in the organization to make working environment more friendly so that organization can achieve its objectives effectively। ठीक है, तो इसमें है क्या, मेन आपको यही देखना होगा कि आइडियल बिहेवियर हम ह्यूमन रिसोर्स का अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मतलब उसे बना सकें ताकि हर कोई बंदा एक दूसरे से अच्छे से बिहेव करे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्किंग एनवायरनमेंट हो वो अच्छा बने। ठीक है, तो और जिससे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से अचीव कर पाएँ। ठीक है, इसके बाद 13 है हमारे पास एक ओबी इज़ अ ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। हाँ जी, अब जो ओबी है ये आशावादी अप्रोच है। इसमें यह बताया जाता है कि हर बंदे में बहुत टैलेंट है, हर बंदे में कुछ ना कुछ टैलेंट है। कोई भी जो बंदा ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो बुरा नहीं है, हर एक में एक टैलेंट है, उस टैलेंट को बाहर निकालने की ज़रूरत है। हर बंदा जो काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में वो और अच्छे तरीके से काम कर सकता है, इसमें यही देखा गया है। ठीक है, तो इसलिए इसे कहा जाता है कि ओबी जो है वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनके टैलेंट को बढ़ावा देने और उनमें ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग लाने के लिए, ताकि वो लोग आशावादी बने। ठीक है, और अच्छे से अच्छा अपना काम करे, अच्छी से अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दे। ठीक है, तो क्या इसमें देखा जाएगा under OB it is considered that every person has unlimited abilities। तो इसमें यही देखा जाएगा कि हर बंदे में अनलिमिटेड एबिलिटीज़ हैं, अगर उन्हें अच्छी तरह से गाइड किया जाए तो वो और अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो इस तरह ओबी जो है वो एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, एक आशावादी नज़रिया है। ठीक है, तो इसका जो 14th पॉइंट है वो है ओबी इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट। ओबी इज़ बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। अब साइंस क्या होता है? साइंस होता है एक सिस्टमेटिक स्टडी, है ना, सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ स्टडी जो भी इसे बोलते हैं, एक सिस्टमेटिक स्टडी लिख देते हैं हम लोग, एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है ना। और आर्ट क्या होता है? मतलब ये होता है कि स्किल्स यूज़ करने जिसमें, है ना, पर्सनल स्किल्स यूज़ होते हैं वो। तो अब जो ओबी है ये साइंस भी है और आर्ट भी है। कैसे? देखिए, हमने पहले ही पॉइंट में पढ़ा है कि ओबी इज़ ए सिस्टमैटिक स्टडी। येस, इट इज़ ए सिस्टमैटिक स्टडी बिकॉज इट टेल्स अस अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, है ना। हम देखा है ना पिछले में, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बताता है। तो वही है जिसमें सिस्टमैटिक स्टडी की जाती है, उसे हम साइंस बोलते हैं। तो हो गया ओबी तो साइंस है क्योंकि ये कॉज एंड इफेक्ट
के बारे में हमें बता रहा है ना, कि कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या है। तो वो भी एक साइंस है। अब आर्ट क्या है, इसमें हम स्किल्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कोई मैनेजर है वो अपने पर्सनल स्किल्स को यूज़ कर रहा है, अपना एक्सपीरियंस यूज़ कर रहा है अपने ह्यूमन रिसोर्स के बिहेवियर को ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे तरीके से ढालने के लिए। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से वो लोगों को इस तरह से कन्विंस करता है कि वो अच्छे बिहेवियर से काम करें, एक दूसरे के प्रति अच्छा बिहेवियर रखें, और जो एक मैनेजर है वो अपने पर्सनल स्किल्स या एक्सपीरियंस को यूज़ करके जो ह्यूमन बिहेवियर है ऑर्गेनाइजेशन में उसको कंट्रोल कर रहा है, उसको प्रिडिक्ट कर रहा है और उसको अंडरस्टैंड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह वो आर्ट भी हो गया हमारा ये ओबी। तो इससे हमें पता चलता है कि ओबी एक साइंस भी है और आर्ट भी है। तो इसमें हम लिख सकते हैं ओबी इज अ साइंस बिकॉज it is a systematic study. Which tells us about cause and effect relationship, and OB is also art because manager use his personal skills and experience to understand, predict and control the human behavior in the organization. तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो ओबी है वो साइंस भी है, क्योंकि इसमें एक सिस्टमेटिक स्टडी की जाती है कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप की, और दूसरा ये आर्ट भी है क्योंकि मैनेजर अपने पर्सनल स्किल्स और एक्सपीरियंस को यूज़ करके जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करता है, प्रिडिक्ट करता है एंड कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद जो 5th पॉइंट है वो है इट इज़ अ यूनिवर्सल अप्रोच। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो ओबी है ये एक यूनिवर्सल अप्रोच है, मतलब कि जो ओबी के टेक्निक्स में दिए गए हैं या हमें उसकी ओबी की वो दी गई हैं मॉडल्स दिए गए हैं वो यूनिवर्सल में ऑलमोस्ट हर जगह पे सेम है। अगर कहीं भी कोई ओबी में अगर ह्यूमन बिहेवियर को हम अंडरस्टैंड करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पूरे के पूरे वर्ल्ड में, तो उसमें जो भी टेक्निक्स एंड मॉडल्स लगते हैं वो यूनिवर्सली सेम हैं। ये नहीं कि अमेरिका कोई और मॉडल लगा रहा है या इंडिया कोई और टेक्निक यूज़ करके ह्यूमन रिसोर्स का बिहेवियर जान रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मॉडल या टेक्निक सूट बैठती है वो उसी को यूज़ करके जो ह्यूमन बिहेवियर है उनको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं इट इज़ यूनिवर्सल अप्रोच। येस, ओबी हैज़ इट्स यूनिवर्सल अप्रोच because the techniques or models of OB used to understand human behavior in any organization throughout the world
इज ऑलमोस्ट सेम। कि ओबी में अगर कोई ओबी जो है इसकी यूनिवर्सल अप्रोच है, क्योंकि अगर हमें दुनिया की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है तो हम ओबी के किसी भी मॉडल या टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं जो कि सारे वर्ल्ड में सिमिलर हैं। ठीक है, तो इस तरह ओबी की यूनिवर्सल अप्रोच है। अगर ये तो बात नेचुरली है कि अगर किसी को कम पैसे दोगे तो वो अच्छे बिहेवियर के साथ काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यही ओबी हमें बताता है कि कोई बंदा किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा, और ये बात जो है वो यूनिवर्सली सच है। जो बंदा अमेरिका में कम पैसों में काम करके खुश नहीं है वो इंडिया में कहाँ से खुश होगा। ठीक है, तो इट हैज़ अ यूनिवर्सल अप्रोच, और इसके जो मॉडल टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी के ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। Thank you for the watching. If you have any problem regarding any of topic or any of point, then you can comment in the comment section, and मुझे भी अच्छा लगेगा कि अगर मुझे कोई आप मेरी गलती बताते हो या फिर आपके पास अगर इससे भी अच्छे कोई पॉइंट्स हैं तो आप भी मुझे बताएं, एक दूसरे की हेल्प करें, अच्छे से पढ़ें। थैंक यू।